बधाई हो, आपने सबसे पहले उस तबाही को देख लिया है जिसका सरकारें सालों से इंतजार कर रही थीं। इस कहानी की शुरुआत होती है सुंदर देश की एक बेहद ताकतवर छोटी टीम से। ये लोग अमेज़न के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक प्राचीन पत्थर के शरीर के अवशेष खोजने होते हैं। स्थानीय बड़े आदमी के नेतृत्व में टीम आगे बढ़ती है। टीम के सदस्यों को लगता है कि यह एक आसान मिशन है। उनके हिसाब से बस एक रात रुकना है और अवशेष ढूंढ लेने हैं। अगले ही दिन आराम से लौट जाना है। इसी लापरवाही की वजह से रात में उन्होंने सिर्फ एक आदमी को पहरे पर लगाया, जबकि खतरा पहले ही चुपचाप पास आ चुका था। पहरा दे रहे आदमी पर अचानक गर्दन पर वार होता है। यह किसी चेतावनी जैसा हमला था, मानो उसे जगा दिया गया हो। जैसे ही वो पलटकर देखता है, सामने एक विशाल अजगर दिखाई देता है। लगता है आज अजगर ने खाना खा रखा था, इसलिए पहले तो बस खेल रहा था। लेकिन अचानक वह आदमी पर हमला कर देता है और लगातार गोलियां चलती हैं। गोलियों की आवाज सुनकर उसके साथी बाहर आते हैं। अजगर की लाश देखकर सब सन्न रह जाते हैं। यह अजगर कम से कम 20 मीटर लंबा और 1 मीटर से ज्यादा मोटा था। इतने विशाल जीव को देखकर अन्ना सवाल उठाती है, इतना बड़ा अजगर आज के समय में कैसे जिंदा हो सकता है? यह तो प्रागैतिहासिक दौर में ही विलुप्त हो जाना चाहिए था। तभी नेता कहता है, अगर ऐसा अजगर वाकई मौजूद है तो इससे भी ज्यादा खतरनाक अजगर अभी जिंदा हो सकता है, और यह वाला शायद उसकी 5वीं पीढ़ी है। यह सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि पहले यह बात क्यों नहीं बताई गई। नेता कहता है कि उसे भी यकीन नहीं था कि सैकड़ों साल पुराना जीव आज भी जिंदा होगा। अगले दिन सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कहीं से एक और विशाल सांप उन्हें घूर रहा है। अचानक नेता अपनी तेज समझदारी से खतरे को पहचान लेता है। बिजली जैसी फुर्ती से हमला होता है और अजगर 2 टुकड़ों में कट जाता है। लेकिन अजगर को मारने के बाद भी नेता का चेहरा गंभीर रहता है। वह बताता है कि यह एक ब्लू रूट स्नेक था, जो आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करता। इसका मतलब है कि मामला और भी गंभीर है। कुछ लोग वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन लालच में अंधा एक आदमी जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि इतनी दूर आकर खाली हाथ लौटना बेवकूफी होगी। आखिरकार उसकी बात मान ली जाती है। आगे बढ़ते हुए वे उस प्राचीन पत्थर के मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों में था। सब खुश हो जाते हैं कि काम इतना आसान निकला। मंदिर के अंदर उन्हें ढेरों कंकाल मिलते हैं। नेता बताता है कि बहुत पहले यहाँ एक पंथ था जो जिंदा इंसानों की बलि देता था, और वो बलि सांप देवता को दी जाती थी। ड्रोन से खोज शुरू होती है, लेकिन कोई भी पुरावशेष नहीं मिलता। तभी अचानक नीली रोशनी फैल जाती है और सब डरकर भाग निकलते हैं। ड्रोन भी उसी अफरा तफरी में खो जाता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं, आल जाग रहा होता है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई बेजान सा लेकिन भारी चीज उसकी ओर रेंग रही है। अगले दिन आल गायब मिलता है। सब उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत बड़ी सांप की उतरी हुई खाल मिलती है। खाल देखकर सब समझ जाते हैं। कोई कहता है, अब आल को ढूंढने की जरूरत नहीं, वह सांप के पेट में है। हमें अब वापस जाना चाहिए। इतना बड़ा सांप, उसके सामने हमारी कोई ताकत काम नहीं आएगी। नेता मना करता है। वह कहता है, अब लौटना मुमकिन नहीं, सांप हमें निशाना बना चुका है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने सांप देवता के मंदिर में दखल दिया। नेता एक उपाय बताता है। सांप देवता को मारना नहीं है, बल्कि उसे फंसाना है। अंत में वह सबको हिम्मत देता है, एकजुट रहने को कहता है और हार न मानने की सलाह देता है, क्योंकि अगर अब पीछे हटे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यानी साफ है, आ वे बेकार में नहीं मरा। यह बात सुनकर सबको भी यही लगा। जाने से पहले आ छियांग जिद करता है कि एक बार फिर बचाव दल को कॉल किया जाए, लेकिन बाकी लोग उसका इंतजार नहीं करते और सीधे निकल जाते हैं। यही गलती उस दैत्य सांप को मौका दे देती है। अगली सुबह सब लोग फिर से उसी जगह पहुंचते हैं। अब ड्रोन नहीं रहा, इसलिए उन्हें अंदर जाकर हाथों से खोज करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जमीन अचानक धंस जाती है। बड़े भाई और बड़ी बहन नीचे गिर जाते हैं। बड़े भाई और आवेई को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन बड़ी बहन की हालत खराब हो जाती है। उसकी हालत नाजुक होती है। मजबूरी में कुछ लोग सामान लेने निकलते हैं।
फैसला होता है कि अगर बड़े भाई और आवे को बाहर का रास्ता मिल जाए तो वे सीधे कैंप लौट जाएं। तभी कुछ लोगों को जमीन में कंपन महसूस होता है। देखते ही समझ आ जाता है मुसीबत आ रही है। वह विशाल सांप उनकी गंध सूंघते हुए पहुंच चुका था। इसी दौरान एक साथी गिर जाता है। वह वहीं मारा जाता है। दूसरों को बचाने के लिए वह कहता है, मुझे छोड़ो, पहले बाहर निकलो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वे चारों तरफ से फंस चुके हैं। इस बीच उन्हें बाहर का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन एक बड़े अंदरूनी कक्ष में ढेर सारे पुरावशेष मिलते हैं। उनमें एक अंदरूनी नक्शा भी होता है। वे वापस बड़े भाई के पास आते हैं। उनके पहुंचने से ठीक पहले बड़े भाई वहां आ जाते हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, वही भविष्यवाणी सच होती दिखती है। बड़े भाई पुरावशेष देखते ही लालच में आ जाते हैं। वह सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता। अब योजना बनती है। अन्ना को जाल वाला कपड़ा पहनाया जाता है। लिशा और दूसरा साथी नक्शा लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी लिशा गलती से एक जाल पर पैर रख देता है। नुकीला भाला उसके शरीर को आर पार कर देता है। उसी वक्त वह दैत्य सांप पर फिर से पहुंच जाता है। मजबूरी में लिशा को छोड़कर भागना पड़ता है। लिशा डोस्टर्ट सांप का शिकार बन जाता है। थोड़ी देर बाद बड़े भाई और आन्ना उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं। जैसे ही बड़े भाई आन्ना को निकालने लगते हैं, सांप पीछे से आकर बड़े भाई को धक्का दे देता है। सिर जोर से टकराता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब दोनों तय करते हैं कि अलग अलग रास्तों से काम करेंगे। एक आदमी सांप का ध्यान भटकाएगा, आन्ना हथियार और सामान लेने जाएगी। वह आदमी शोर मचाना शुरू करता है जिससे सांप उधर आ जाए, लेकिन किस्मत खराब होती है। वह आदमी बाहर निकल जाता है। आन्ना पीछे रह जाती है। सांप उसी पर नजर गड़ा लेता है। तभी बचाव दल पहुंच जाता है। वे सांप पर हमला करते हैं और आन्ना को लेकर बाहर निकलने लगते हैं। तभी वह आदमी भी पहुंच जाता है। दोनों मिल जाते हैं, लेकिन तभी वह दैत्य सांप फिर आ जाता है। आदमी भागने की कोशिश करता है, मगर देर हो जाती है। सांप उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। यह देखकर आन्ना टूट जाती है। इतने लोगों में से अब वही अकेली बची होती है। सांप उसका पीछा करता है। अंत में वह ऊपर चढ़ता है। तभी छत ढह जाती है और भारी पत्थर उस पर गिर जाता है। सबको लगता है कि सांप मर गया, लेकिन अचानक उसका पेट हिलता है। असल में वह पत्थरों से नहीं, बल्कि पेट में फंसे धातु के जाल से मरा होता है। अंत में बचाव दल आन्ना को लेकर वहां से निकल जाता है। यहीं इस कहानी का अंत होता है। फिल्म यहीं खत्म होती है।